जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि एक वितरण ट्रांसफार्मर में 2550 टर्न की प्राइमरी वाइंडिंग है और 40 टर्न की सेकेंडरी वाइंडिंग है तथा प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज 7450 है, वोल्टेज जो है के बराबर है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना वोल्टेज होगा। ठीक है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है NS अपान NP इज इक्वल टू S1 अपान S2 अपान S1, ये फॉर्मूला होता है। NS कितना है हमारा, मतलब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 40 हैं, बटे प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 2550 हैं। 2550 इजिकल टू S2, आपको सेकेंडरी में वोल्टेज आपको पता करना है, तो सेकेंडरी में वोल्टेज तो S2 इजिकल टू S1 कितना है हमारा, 7650 है। ठीक है, अब इसको काट दीजिए अगर, तो 5 अट्ठे 40 और 5 25 और 5 एकम 5 0, 510 आ जाएगा। अब ये एक बार और कट जाएगा, तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो अब देखिए 4 बटे 255 इजिकल टू S2 अपान 76 50 आ जाएगा। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 255 गुणे S2 इजिकल टू 76 50 गुणे 4, S2 इजिकल टू 76 50 गुणे 4 बटे 255। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 120 वोल्ट। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा 3 नंबर 120 वोल्ट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर होता है। देखिए जो टैप चेंजर होता है यह हमारा ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर में जो टैप चेंजर होता है उसका काम क्या होता है वो समझ लीजिए पहले। तो देखिए जो टैप चेंजर होता है उसका काम ये होता है कि मान लीजिए कि जो आपके यहाँ पर मान लीजिए वोल्टेज जो आ रहा है, मान लीजिए 415 वोल्ट आ रहा है, ठीक, सेकेंडरी साइड में। तो अगर यह वोल्टेज मान लीजिए कि 410 वोल्ट आने लगा या मान लीजिए 400 वोल्ट आने लगा, तो वोल्टेज कम हो गया। ठीक है, तो उस वक्त क्या करेंगे कि वोल्टेज तो कम आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो उसका प्राइमरी साइड होगा, मान लीजिए 33 केवी का है ना, 33 केवी का जो आपका ट्रांसफार्मर है, हो सकता है वहां पर 31 केवी आने लगे। तो जब 31 केवी आने लगेगा तो यहाँ पर सेकेंडरी साइड में भी वोल्टेज कम हो जाएगा। तो उस वक्त क्या होता है कि टैप की हमें जरूरत पड़ती है। अब यह टैप जो चेंजर होता है वो मैनुअली भी होता है और ऑटोमेटिक भी होता है, दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए यह ट्रांसफार्मर जो है इसमें मैनुअली टैप चेंजर लगाया गया है। अब इसमें क्या होता है कि जो देखिए जो टैप चेंजिंग होती है वो अधिकतर जगह पर जो प्राइमरी साइड होता है, मतलब हाई टेंशन वाली जो जगह होती है वहां पर हम टैप चेंजर को लगाते हैं। ठीक है, जो HT साइड होता है, क्योंकि कारण क्या होता है कि जो HT साइड में होता है वहां पर जो होता है वो करंट जो होती है वो कम होती है HT साइड में। तो HT साइड में जब करंट कम होती है तो वहां पर क्या होता है कि कॉन्टेक्ट को चेंज करने में, जो टैप है उसको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और जो सेकेंडरी साइड में होता है वहां पर जो करंट होती है वो ज्यादा होती है। सेकेंडरी साइड में वहां पर जो है करंट जो है वो ज्यादा होती है, तो जब करंट ज्यादा होगी तो वहां पर टैप चेंज करने में दिक्कत आएगी। इसीलिए HT साइड में हमेशा टैपिंग की जाती है। तो उससे क्या होगा कि वोल्टेज जब हम क्या करेंगे, टैपिंग को हम बढ़ा देंगे, तो टैपिंग को बढ़ा देंगे तो ये भले ही 31 केवी आ रहा है लेकिन यहाँ पर हमारा 415 वोल्ट आने लगेगा। जो टैप होता है ना उस वहां पर लिखा भी होता है कि इस नंबर पर 4 या 5 को शॉर्ट करेंगे, मतलब लगाएंगे, तो टैप सेट करेंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या है, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर की जरूरत होती है। तो देखिए सब ऑप्शन है हमारे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसफार्मर। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो 1 नंबर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है
उसी में हमें टैप चेंजर की जरूरत पड़ती है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में पड़ती ही नहीं है, पावर में भी नहीं पड़ती है और करंट में भी नहीं पड़ती है, केवल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में पड़ती है, जो कि हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो स्टेप डाउन में क्या होगा कि वोल्टेज हमारी डाउन हो जाएगी। अगर जो प्राइमरी साइड में वोल्टेज कम आएगी तो सेकेंडरी साइड में कम हो जाएगी वोल्टेज, और जब कम हो जाएगी तो हमें आउटपुट में जो वोल्टेज कम मिलेगी तो हमें दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, टैप को बढ़ा करके हम मतलब मिला करके उसको एक ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करा करके हम वोल्टेज को बढ़ा लेते हैं। तो टैप चेंजर ये होता है। इसके विषय में यदि आप कहेंगे तो मैं कमेंट करेंगे, तो इसके विषय में मैं डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में किस बाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक होता है? हमारी दो बाइंडिंग होती है ना, प्राइमरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग। तो किस बाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये हो गया कि जो तार की जो मोटाई है ना, तार की जो मोटाई है वो किसका ज्यादा होता है। तो देखिए, जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसका जो सेकेंडरी साइड होता है वहां पर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रखा जाता है, क्योंकि उस साइड में क्या होता है कि करंट ज्यादा फ्लो होती है, इसीलिए वहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रखा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर का यूज किया जाता है, जब हम क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वह कम हो जाएगा और करंट आसानी से फ्लो हो पाएगी। सेकेंडरी बाइंडिंग, ठीक है, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, तो सेकेंडरी बाइंडिंग इसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके मान को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है वो किसके मान को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो मतलब ट्रांसफार्मर जो है किस चीज को परिवर्तित करता है? वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, शक्ति या शक्ति गुणांक? तो देखिए, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वह केवल और केवल वोल्टेज को ही वो परिवर्तित करता है। मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है, जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ना, तो यह क्या करता है, वोल्टेज को जो है वो अप कर देता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। ठीक, अब अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो ये क्या करता है, जो वोल्टेज होती है उसको घटा देता है। ठीक है, तो अब ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, वोल्टेज को बढ़ा करके हम ट्रांसमिशन के लिए हम उपयोग कर लेते हैं उसी वोल्टेज का, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, हम उसी वोल्टेज को कम करके हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपयोग कर लेते हैं, डोमेस्टिक यूज के लिए हम उपयोग करते हैं। तो वोल्टेज का उपयोग हम मतलब वोल्टेज को परिवर्तित करता है, फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफार्मर कभी परिवर्तित करता नहीं है, शक्ति मतलब पावर को भी परिवर्तित नहीं करता है, और ना शक्ति गुणांक मतलब ये हो गया कि पावर फैक्टर को भी परिवर्तित नहीं करता है। तो उसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा वोल्टेज को परिवर्तित करता है जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है। तो यह ट्रांसफार्मर कभी भी और किसी चीज में परिवर्तन नहीं करता है, केवल और केवल वोल्टेज में परिवर्तन करता है। अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो ट्रांसफार्मर क्रोड निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसके निर्माण के लिए, बनाने के लिए सबसे बेस्ट है लकड़ी नहीं है, हार्ड आयरन ये भी नहीं है, केवल और केवल इसका ऑप्शन सही होगा सिलिकॉन स्टील ही सबसे अच्छा इसका एक विकल्प है, जिससे हम ट्रांसफार्मर की कोर का निर्माण करते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर की कोर है, इसका निर्माण हम सिलिकॉन स्टील से करते हैं। क्यों? क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस वगैरह और एंटी करंट लॉस वगैरह इससे कंट्रोल हो जाते हैं, और अगर हम हार्ड आयरन का उपयोग करेंगे तो ये जो लॉसेज है वो हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो सिलिकॉन स्टील होती है वो लेमिनेट होती है, और जिसकी वजह से जो एंटी करंट लॉस होता है, मतलब I स्क्वायर R लॉस होता है वो कम हो जाता है, और हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो भी हमारा कम हो जाता है। किससे? यह ट्रांसफार्मर की कोर का, किससे? सिलिकॉन स्टील से जब हम उसको बनाते हैं। दोस्तों, मेरा एक ब्लॉग है जिसका नाम है www.talkinutrition.com। वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित बहुत अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको हिंदी में सभी आर्टिकल मिलेंगे, एक बार विजिट करके जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर ये क्वेश्चंस आपको विस्तार पूर्वक पढ़ने में मजा आ रहा है तो ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पर शेयर करिए, जिससे ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, और इस चैनल को सपोर्ट करिए। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।